दोस्तों इस 10 मिनट की वीडियो सीरीज में हम एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। ये टॉपिक आपको आपके एग्जाम में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, दादा भाई नौरोजी इन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867-88 estimated India's national income at Rs 340 crore rupees and per capita income at Rs 20 annually. Later recalculated to Rs 142 in 1948-49 prices. दादाभाई नौरोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो 1867-88 में आई थी, उसमें इंडिया की नेशनल इनकम को Rs 340 करोड़ एस्टिमेट किया था। हाँ, और पर कैपिटा इनकम को सालाना सिर्फ Rs 20। अच्छा। बाद में मतलब 1948-49 के प्राइसेस के आधार पर जब इसे रिकैलकुलेट किया गया तो ये Rs 142 बनी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट। तो ब्रिटिश पीरियड के दौरान इंडिया का जो ग्लोबल इनकम शेयर था वो बहुत तेजी से गिरा था। बिल्कुल। और इसी पैराडॉक्स को मतलब इस विरोधाभास को मनमोहन सिंह ने हाईलाइट करते हुए कहा था। हाँ, उन्होंने कहा था कि इंडिया ब्रिटिश क्राउन का ब्राइटेस्ट जूल भी था और पर कैपिटा टर्म्स में दुनिया का सबसे पूरेस्ट नेशन भी था। अगला पॉइंट देखते हैं। Between 1858 and 1947, the colonial government transferred large sums to Britain under home charges, which included dividends to East India Company shareholders, interest on loans, etc. It drained India's resources to sustain imperial administration. तो 1858 और 1947 के बीच जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, हाँ, उसने होम चार्जेस के तहत ब्रिटेन को लार्ज सम्स ट्रांसफर किए। और इन होम चार्जेस में क्या-क्या शामिल था? इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स को दिए जाने वाले डिविडेंड्स थे, लोन्स पर इंटरेस्ट जैसी चीजें शामिल थी। अच्छा। एक तरह से इसने इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन को सस्टेन करने के लिए इंडिया के रिसोर्सेज को पूरी तरह ड्रेन कर दिया। सही है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की अवधारणा पर। In 1978, economist Raj Krishna coined the term Hindu rate of growth to describe India's persistently low economic growth during the planned economy era. तो 1978 में इकोनॉमिस्ट राज कृष्णा ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ टर्म को कॉइन किया, मतलब ये शब्द उन्होंने गढ़ा था। हाँ, और ये प्लान्ड इकोनॉमी के युग के दौरान इंडिया के लगातार लो इकोनॉमिक ग्रोथ को डिस्क्राइब करने के लिए था। ओके, तो इसका असल में मतलब क्या था? ये हमारा पांचवा पॉइंट है। बिल्कुल, और इसमें भी पर कैपिटा इनकम तो सिर्फ 1.3% एनुअली बढ़ रही थी। हाँ, जो कि बहुत कम है। हाँ, और ये लिविंग स्टैंडर्ड्स में स्टैग्नेशन को मतलब ठहराव को दिखाता है। तो इस ठहराव से हम बाहर कैसे निकलें? ये है हमारा छठा पॉइंट। During the sixth five-year plan, 1980-85, India broke free from the Hindu rate of growth, achieving higher growth through fiscal stimulus and liberalized trade policies. तो सिक्स्थ 5-ईयर प्लान यानी 1980 से 85 के दौरान इंडिया ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से खुद को फ्री किया। सही है, और ये हुआ फिस्कल स्टिमुलस और लिबरलाइज्ड ट्रेड पॉलिसीज के जरिए हायर ग्रोथ अचीव करके। मतलब सुधारों की एक छोटी सी शुरुआत कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद आया सुधार के बाद का युग, LPG। सातवां पॉइंट। Between 1992 and 2008, India entered the post-reform era, adopting liberalization, privatization, and globalization policies that transformed its economy and boosted growth. तो 1992 और 2008 के बीच इंडिया ने पोस्ट रिफॉर्म एरा में एंटर किया। और इसी दौरान लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम LPG पॉलिसीज कहते हैं, उसको अडॉप्ट किया गया। और इन पॉलिसीज ने इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर दिया और ग्रोथ को बूस्ट किया, है ना? एग्जैक्टली। अब आठवां पॉइंट जो 1991 के संकट के बाद के सुधारों पर है। Following the 1991 crisis, reforms opened India to foreign capital, modernized industries, and raised GDP growth rates significantly, marking a turning point in economic history. तो 1991 का जो क्राइसिस था, उसके बाद रिफॉर्म्स ने इंडिया को फॉरेन कैपिटल के लिए ओपन कर दिया। हाँ, इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज किया और GDP ग्रोथ रेट्स को सिग्निफिकेंटली मतलब काफी हद तक बढ़ाया। तो ये इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। अच्छा, अब जरा पंचवर्षीय योजनाओं में वृद्धि दर के आंकड़े देखते हैं। नौवां पॉइंट, India's GDP grew at 6.7% in the 8th plan, 1992 to 97, 5.3% in the 9th plan, 1997 to 2002, and 7.6% in the 10th, 2002-2007,
reflecting reform-driven expansion. तो इंडिया का जीडीपी 8th प्लान जो कि 1992 से 97 तक था, उसमें 6.7% की दर से ग्रो हुआ। हाँ, फिर 9th प्लान में 1997 से 2002 ये थोड़ा कम होकर 5.3% हुआ। और 10th प्लान में 10th प्लान जो 2002 से 07 तक था, उसमें ये 7.6% तक पहुंच गया। तो ये आंकड़े साफ तौर पर रिफॉर्म ड्रिवन एक्सपेंशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही। और अब हमारा आखिरी 10वां पॉइंट जो 2002 से 2007 के दौरान हुई तीव्र वृद्धि के बारे में है। From 2003 to 2006-07, India's GDP grew at 8.6% annually, making it the world's second fastest growing economy after China, aided by favorable policies and global economic boom. 2002-03 से 2006-07 तक इंडिया का जीडीपी 8.6% एनुअली ग्रो हुआ। हाँ, 8.6%। और इससे इंडिया चाइना के बाद दुनिया की सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया। वाह। और इसमें फेवरेबल पॉलिसीज और उस समय के ग्लोबल इकोनॉमिक बूम ने काफी हेल्प की। तो हमने देखा कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक निकास यानी कॉलोनियल ड्रेन से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ और फिर सुधारों के बाद तेज विकास तक पहुंची। यहाँ फ्रेंड्स, पिछले 30 सालों में 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियो लेसन्स और पीडीएफ मटेरियल को यूज किया है। हाँ, अपने जेएआईबी, सीएआईबी और प्रमोशन एग्जाम्स को पास करने के लिए। आपकी हेल्प के लिए हम रेगुलरली फ्री क्लासेस कंडक्ट करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। बट अगर आप सच में अपने चांसेस इंप्रूव करना चाहते हैं एग्जाम पास करने के, वो भी सिंगल अटेम्प्ट में, तो हमारा अपडेटेड कंटेंट यूज करें और लॉग इन करें हमारी वेबसाइट nstorschoolofbanking.com के कोर्सेज पेज पर। चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला सवाल, हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867-68? तो सवाल यह है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867-68 नाम की किताब किसने लिखी थी? लेट्स सी द ऑप्शंस। इसके ऑप्शंस हैं ए आर.सी. दत्त, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादाभाई नारोजी, डी एम.जी. रानडे। ओके, हियर इज द एक्सप्लेनेशन। ये बुक इंडियन हिस्ट्री में एक आप कह सकते हैं लैंडमार्क है। बिल्कुल। इसमें पहली बार ब्रिटिश रूल के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को क्रिटिकली एनालाइज किया गया था। इसके ऑथर ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को पॉपुलराइज किया। तो फिर आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। सही जवाब है सी, दादाभाई नौरोजी। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। India was both the brightest jewel of the British crown and the poorest nation in per capita terms. Who highlighted this paradox? अच्छा, ये स्टेटमेंट कि इंडिया ब्रिटिश क्राउन का ब्राइटेस्ट जूवल भी था और पर कैपिटा टर्म्स में सबसे गरीब देश भी, तो इस पैराडॉक्स को किसने हाईलाइट किया था? What are the options for this? ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी अमर्त्य सेन, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी आर अम्बेडकर। Let us see the explanation. ये ऑब्जर्वेशन इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन के डीप कॉन्ट्रडिक्शन को पॉइंट आउट करती है। मतलब जहां देश रिसोर्सेज में रिच था, हाँ, लेकिन उसकी पॉपुलेशन पॉवर्टी में जी रही थी। राइट। ये स्टेटमेंट एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और रिनाउंड इकोनॉमिस्ट ने दिया था। दिस इज द करेक्ट आंसर। सही जवाब है ए डॉक्टर मनमोहन सिंह। Now we can discuss next question. Between 1858 and 1947, the colonial government transferred large sums to Britain. इस ट्रांसफर को क्या कहते हैं? यानी 1858 से 1947 के बीच कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ब्रिटेन को जो बड़े अमाउंट्स में पैसा ट्रांसफर किया, उस ट्रांसफर को किस नाम से जाना जाता है? Let's see the options. इसके ऑप्शंस ये हैं ए ड्रेन थ्योरी, बी होम चार्जेस, सी ट्रिब्यूट पेमेंट्स, डी इकोनॉमिक ड्रेन। Okay, here is the explanation. ये ट्रांसफर्स बेसिकली ब्रिटेन में इंडिया ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अच्छा, ब्रिटिश ऑफिसर्स की सैलरीज और पेंशन्स और ब्रिटिश इंडिया द्वारा लिए गए लोन्स पर इंटरेस्ट पेमेंट्स को कवर करने के लिए आते थे। इन्हें एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया था। लेट अस सी द करेक्ट आंसर। सही जवाब है बी होम चार्जेस। Let us go to next question. India's annual GDP growth of about 3.5% between the 1950s and 1980s, with per capita income rising only 1.3% annually, ये लिविंग स्टैंडर्ड्स में स्टैग्नेशन को अंडरस्कोर करता है। हाँ, तो इस सिचुएशन के लिए इकोनॉमिस्ट राज कृष्णा ने कौन सा टर्म कॉइन किया था? What are the options for this? ऑप्शंस है ए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ,
B. License Raj, C. Mixed economy, D. Planning paralysis. Let us see the explanation. ये टर्म इंडिया की स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया गया था पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में। जो सोशलिस्ट पॉलिसीज और प्रोटेक्शनिज्म से कैरेक्टराइज था। बिल्कुल। ये एक कंट्रोवर्शियल टर्म है जो उस दौर के इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। Yeah. करेक्ट आंसर है ए. Hindu rate of growth. Now we can discuss next question. In which period did India come out of Hindu rate of growth, achieving higher growth through physical stimulus and liberalized trade policies? मतलब किस पीरियड में इंडिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से बाहर निकला और फिस्कल स्टिमुलस और लिबरलाइज्ड ट्रेड पॉलिसीज के थ्रू हायर ग्रोथ अचीव की। Let's see the options. इसके ऑप्शंस है ए. 7th 5-year plan 1985 to 90, B. 8th 5-year plan 1992 to 97, C. 9th 5-year plan 1997 to 2002, D. During the 6th 5-year plan 1980 to 85. Okay, here is the explanation. ये वो दौर था जब इंडियन इकोनॉमी ने पहली बार एक सिग्निफिकेंट एक्सेलरेशन दिखाया। सही। इस पीरियड में कुछ इनिशियल लिबरलाइजेशन मेजर्स लिए गए थे जिसने हायर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के लिए स्टेज सेट किया। जो 1991 के रिफॉर्म्स के बाद और भी तेज हुई। एग्जैक्टली। Let us see the correct answer. सही जवाब है D. During the 6th 5-year plan 1980 to 85. Let us go to next question. Between 1992 and 2008, India entered the post-reform era. कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की गईं जिन्होंने उसकी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया और ग्रोथ को बूस्ट किया? राइट। 1992 से 2008 के बीच इंडिया ने पोस्ट रिफॉर्म एरा में एंटर किया, तो वो कौन सी पॉलिसीज थीं? What are the options for this? इसके ऑप्शंस हैं ए. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज, बी. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सी. ग्रीन रेवोल्यूशन पॉलिसीज और डी. नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। Let us see the explanation. ये पीरियड इंडिया के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। फ्रेंड्स, फेमस 1991 रिफॉर्म्स के बाद इन पॉलिसीज ने इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ओपन कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया और ट्रेड बैरियर्स को कम किया, जिससे अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। सही। दिस इज द करेक्ट आंसर। सही जवाब है ए. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज। फ्रेंड्स, वी होप आपको ये सेशन यूजफुल लगा होगा। हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन पर क्लिक करें और इस लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकॉन। ऑल द बेस्ट।